नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे लीडिंग लीगल एक्सपर्ट जिन्होंने अपने करियर में कई लैंडमार्क केसेस हैंडल किए हैं, जो हमेशा अपने लीगल अक्यूमेंट के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर श्रीधर दयाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और श्रीधर दयाल लॉ फर्म के फाउंडर की। आज हम उनसे कुछ ऐसे ज़रूरी सवालों का जवाब लेंगे जो हमें लीगल सिस्टम को समझने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये इंसाइटफुल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड, जिसमें आपको मिलेगा एक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव सुप्रीम कोर्ट और हमारे कानून के बारे में। मिस्टर श्रीधर दयाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैडम, धन्यवाद। सर, आज हम लोग बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे, जेल, लॉ, लूप होल्स, बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इससे कि पिटिशन फाइल करने के लिए कौन जा सकता है और कितने टाइप्स के पिटिशन होते हैं? मैडम, लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, जी, सुप्रीम कोर्ट में 6 टाइप्स ऑफ पिटिशंस डलते हैं। लाइक द ट्रांसफ़र पिटिशन, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील। सबसे फेमस है स्पेशल लीव पिटिशन। उसके अलावा रिट पिटिशन भी डलता है, so and contempt petition. These are the majorly 6 types of petitions. And special leave petition जो है, that is if you want to challenge any order or judgment of any tribunal, trial court, high court, anywhere in the country, you can directly knock the doors of the Supreme Court and come under Article 136 and file a special leave petition. But आपको ये जान के हैरान होंगे कि आप there is no right to anybody to appeal in the Supreme Court of India. If I say this thing to you, आप मानेंगे कि किसी के पास राइट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये राइट हाँ, यस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट नो। बट स्पेशल लीव पिटिशन में जो है, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेदर टू कन्वर्ट इट इनटू अ अपील और नॉट। ये पहला स्टेज में क्या होता है कि पहले हम SLP फाइल करते हैं अगेंस्ट सम ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। नॉर्मली इफ देर इज एनी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसमें कोई जैसा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ या एरर एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, देखते ही जज साहब को पता चल जाने चाहिए कि हाँ इसके ऊपर एक मिस्टेक हुआ सो हाई कोर्ट से। और एल्स इट्स कॉल्ड पर्वर्स ऑर्डर। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पर्वर्स ऑर्डर निकला हुआ है हाई कोर्ट से। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो पर्टेनिंग टू सम रेप विक्टिम, दे सेड लाइक attacking women's private parts, whatever it is, it's not rape. They have given such kind of order. Then the Supreme Court has called it as a perverse order and they have set aside it. So always the Supreme Court is very proactive. So but when it comes back to the 136 article, it is only the discretion of the Supreme Court whether to convert it into a criminal appeal or a civil appeal. This is the first hurdle if you want to come to the Supreme Court via special leave petitions. So that is the thing. And yes, if you want to file a writ petition, the lifeline of Indian Constitution is known as Article 32, but according to me 226 article is the lifeline of Indian Constitution. Why? Because 226 में आप कोई भी हाई कोर्ट जा सकते हो आराम से. Every day lakhs of petitions are being filed in 25 high courts in the country. As a first step, you can get a temporary reliefs or permanent reliefs also from the high court. That's the best thing. But if you want to come to the Supreme Court, only it is allowed if your fundamental rights are violated. Then only you can knock the doors of the Supreme Court under Article 32. If your legal rights or constitutional rights are violated, you cannot knock the doors of the Supreme Court directly under Article 32. आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा. ये डिफरेंस है. तो सर मतलब लाइक अकॉर्डिंग टू, जैसा आपने बोला कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं तो वो SLP फाइल नहीं कर सकता? नहीं, फंडामेंटल राइट्स फाइल वायलेट नहीं हुए तो ही कैन नॉट फाइल अ रिट पिटिशन डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. ही कैन गो टू द हाई कोर्ट्स फॉर गेटिंग रिलीफ. जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए, देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट्स फर्स्ट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. And if High Court has not given you a favorable order, if you want to challenge that on the question of law, then you can come to the Supreme Court based on the Article 136. वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आपके पास ऑलरेडी कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है हाथ में, then you cannot come and say to the Supreme Court of India that listen to my petition and give me the relief. That is not possible because under Article 136 it is not right. It is only their discretion. ऐसा कहते भी हैं कि अगर किसी की हाई कोर्ट की जजमेंट आई और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसे नहीं लग रहा कि वो उसके फेवर में है, तो क्या वो इस जा सकता है? He can, everybody can file because lakhs of petitions, SLPs get filed day in and day out in the Supreme Court of India. But you must be shocked to know that out of 10,000, hardly 1 or 2 petitions get admitted in the Supreme Court. SLPs I am talking about. इतना tough है. It's a very tough litigation, SLP, because the judges, they read the whole file.
before they come to the bench, and at the admission hearing they will be right on the point. We have to satisfy the court on the question of law. जैसे आपको बताया substantial amount of question of law where the High Court has erred. That point we have to show it to the Honorable Supreme Court. Then only they will admit it. Otherwise it will be dismissed. हाँ जी, अगर वो डिसमिस हुआ तो ये मतलब नहीं है कि आपका वहाँ पे आपका टोटली फिनिश हो गया आपका जो रोड फॉर जस्टिस. अगेन यू कैन गो बैक टू द हाई कोर्ट एंड अवेल अप्रोप्रिएट रेमेडीज. देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स देता है under article 141, 142 and 144, they are binding in the entire country civil and judicial authorities on each and every court of the country, high courts as well as each and every person also. So when a petition is dismissed, the SLP is dismissed by the Supreme Court, that does not cover under the article 141. That is the best part of that article. तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि अदरवाइज वो बाइंडिंग हो जाएगा कि हाँ, आप समझ में आपको, हाँ जी, यू कैन नॉट, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता. अगर एडमिट हुआ आपका SLP, देन इट विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज उसके बाद एडमिशन होने के बाद जजमेंट आ जाएगा, कुछ ऑर्डर आएगा, आपका हो सकता है आपका पिटिशन डिसमिस हो जाएगा, लेकिन जजमेंट आएगा, दैट विल बिकम बाइंडिंग. सर, तो SLP के लिमिटेशंस क्या हैं? अगर कोई इंसान प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसे कुछ लिमिटेशंस फेस करने पड़े तो? देखिए, 90 डेज़ के अंदर आपको कोई भी ऑर्डर या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट को चैलेंज करने के लिए यू कैन फाइल एन SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. फॉर फाइलिंग SLP यू नीड एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हु विल फाइल योर SLP, and apart from that you need an arguing counsel who will argue your case in the Supreme Court of India and get you a favorable order, and unauthorized clerks of them. These are all the important people who will play a role in filing an SLP. तो SLP फाइल करने के लिए एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं. देयर आर अराउंड 3000 एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड who have passed the exam in the Supreme Court, and they are only authorized to file a special leave petition. सर, कितने टाइप के रिट पिटिशंस हैं और किन सब सिचुएशंस में कोई भी इंसान इसे फाइल कर सकता है? देखिए, Constitution of India has given 5 types of writ petitions to us. We can file a writ of mandamus, particularly when a government order or some kind of thing which is against you, or you want to challenge a bill or act of state assembly or union government or parliament का जो central act है, अगर आप उनको challenge करना चाहते हो, you can come to the constitutional courts, and you can also challenge certain rules of the government framed by them from time to time, which are arbitrary, which are against you, which are in violation of the fundamental rights. Then you can file a writ of mandamus, and the court will issue a mandamus, that is a direction, which is an order. They have to do it. There is no other way out. Okay. If they do not do that, implement that order, it will become a contempt. That is the first type of writ, which is mandamus. Second thing is like you have writ of prohibition. अगर कोई कोर्ट कुछ गलती कर रहा है, उसको रोकने के लिए writ of prohibition इस्तेमाल किया जाता है. Other than that, you have writ of habeas corpus. Habeas corpus means produce a body before the court. If somebody is missing or is got kidnapped or illegally detained by the authorities, then you can always file a writ of habeas corpus. In such circumstances, the authorities, the police or whatever, the investigating authorities, they are हाँ जी. जैसे कि बहुत से जगह हमने ये सुना है बहुत से केसेस में कि कोई भी अगर आई विटनेस है, वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने से पहले ही वो गायब हो जाता है, या तो उसे कोई किडनैप कर लेता है. बिल्कुल, यू हैव आस्क्ड अ रेलेवेंट क्वेश्चन. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आई विटनेस आल्सो यू कैन फाइल अ रिट ऑफ habeas corpus, which is a very effective writ, and the court will the person has to be produced before the court. If the detention is legal, then the court will allow it. Otherwise, if it is illegal, the person will be set free or liberated then and there itself. That is a very effective writ called writ of habeas corpus. Other than that, you have writ of quo warranto. Quo warranto is somebody is holding a constitutional post or else an office illegally. Then you can challenge his position, and his authority of holding that position will be quashed by the court. That is called quo warranto. And normally election time में ज़्यादा डलते हैं कि he has become an MLA by illegal means or MP quash his candidature. That is quo warranto. And lastly, you have writ of certiorari. Certiorari is something like if the court का जो already order गलत order निकल जाता है, उसको आप it's more like an appeal. उसको set aside करने के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है certiorari को. There are 5 types of writ petitions which you can file either in the Supreme Court or else even in the High Courts as well. The same effects you will have. Okay. लाइक इन सब चीज़ों में जो रिट पिटिशंस होते हैं, अगर इस पे भी हाई कोर्ट में मान लीजिए मैंने फाइल करा और मैं उनके भी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या ये पिटिशन लेके फिर सुप्रीम कोर्ट पे? अगर हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करें, अगर आपका डिसमिस हो जाता है,
then you can file a writ appeal before the High Court division bench. Normally a writ petition is heard by single judge of the High Court if it is High Court. Then the division bench means two judges, sitting judges will be hearing your writ appeal. उसमें भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है देन यू कैन कम टू द सुप्रीम कोर्ट. बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन एंड इट इज कॉल्ड इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस लाइक जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बाहर भी कुछ रिलीफ्स मांगते हैं लोग. लाइक लेट अस फॉर एग्जांपल आपका somebody has built a house, a building and some deviations he has made, थोड़ा सा illegality है उसका कंस्ट्रक्शन में. Then the municipal authorities, they have issued without notice, they want to demolish it. Such kind of circumstances, he is asking for a relief, a stay of such kind of thing. Normally वो law के against है, but then also the courts can grant reliefs. That is why it is called equitable jurisdiction, based on the fairness the courts give. So as a reliefs from time to time they grant, even though there is no statutory provision or against the statutory provision also they can grant it. अब इसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए, आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और परजुरी ये सब किन केसेस में है? मैडम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है. देयर इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. वन इज सिविल कंटेम्प्ट एंड अनदर इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट तब होता है कि जब कोई पर्सन कोई भी ऑर्डर या जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ट्रायल कोर्ट हो जिसका deliberately disobey करता है, he will not like to follow it or implement it or execute it, then it is treated as contempt of court. That is known as civil contempt. That is defined in the section 2B of the Contempt of Courts Act, and the punishment is defined in 10 to 12 sections of the said act. And there is a 6 months punishment for this. And criminal contempt is something like it is defined in the section 2C of the same Contempt of Courts Act, and the punishment is in section 14 of the Contempt of Courts Act. इसमें भी सेम 6 मंथ्स का पनिशमेंट है, लेकिन कोई भी जुडिशियरी का जो प्रोसीडिंग्स है उसके साथ इंटरफियर कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, लाइक जज के सामने, जज साहब के सामने बदतमीजी कर रहा है कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, ही इज मिसबिहेविंग, और इवन इफ इट्स एन एडवोकेट ऑल्सो ही इज मिसबिहेविंग द जज, ही इज फॉट विद द जज, such kind of things are treated as criminal contempt. उसमें भी 6 महीने का सजा है. Or else if somebody is publishing something derogatory against the majesty of the courts or some sitting judges, then also it is treated as criminal contempt. Then 6 महीने का सजा है उसमें. और ऐसा कोई कंडीशन है कि जैसा आपने लास्ट में बोला कि अगर किसी ने कुछ डेरोगेटरी लिख दिया है तो हाँ जी, उस वक्त उसका उस कोर्ट रूम में प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है या वो जरूरी नहीं है. लाइक यू कैन पब्लिश समथिंग लाइक जजेस आर करप्टेड और such kind of derogatory remarks without any proof or something on writing on social media, such kind of things, if anybody commits that is treated as criminal contempt. तो सर ऐसे कोई जजमेंट्स हैं जो काफ़ी सारे हैं. There are 26 judgments of the Honorable Supreme Court of India, which I have put in my recently I have released a book called it's on perjury and criminal contempts. It's a comprehensive book on this. The Bandekar brothers and you have MC Mehta. These are all famous land. Pritish versus Maharashtra and Iqbal Singh Marwa versus Meenakshi Marwa. ये सारे Constitution Bench judgments है. Asghar Qureshi and Kusha Daruka, these are all fantastic judgments of Supreme Court are there pertaining to civil and criminal as well. And the stand of the law laid down by Supreme Court is, even if somebody after committing contempt, whether it's a civil person or else an advocate, even if they are tendering an apology, it should not be considered. This was held in Balwant Rai Somabai. I think that judgment has categorically held by the Supreme Court of India. Sir, and what about perjury? Perjury is something like it's a heinous crime which you are committing against the courts, particularly if you are like filing false affidavits, telling lies to the court, and filing fake documents in the court, or fabricating some kind of documents. Recently somebody has created a high court's fabricated a high court's order and passed it on to the Supreme Court. So such kind of things are treated as perjury. There is a 7 years punishment for that. And if it happens in constitutional courts like High Court or Supreme Court, they will authorize the registrar of the High Court or Supreme Court, and the proceedings will take place. The criminal proceedings will be initiated against him in Chief Judicial Magistrate's Criminal Court separately. And in addition, he is also liable for criminal contempt also. Additionally, 6 months का additional punishment मिल सकता है उनको. Oh, like 7 years के अलावा भी 6 महीने का सजा मिल सकता है, up to 6 months. Most of the cases it has happened. There is one
judgment of Karnan, Justice Karnan's judgment, which is a landmark judgment of the Supreme Court. In that, a Kolkata-based judge was sentenced to 6 months of punishment because he has, yes, he's a justice. He's a justice of Honorable Kolkata High Court, and he has defied the orders of the Supreme Court. He has passed orders against them, so it was held as criminal contempt, and he was punished. It's a landmark judgment, which I've incorporated in my book as well. So there are a lot of instances. It has become quite common nowadays. I see this kind of news, criminal contempt happening by either litigants or even the advocates. Every day, somewhere or other part of the country, in some or other, High Court has punished. Recently, also, one of the senior designate advocates has fought with the judge in the Madhya Pradesh High Court. I think the judge was so furious, he has issued a contempt to him, and his designated gown will be removed soon. So such kind of things are happening everywhere. One has to be very careful while addressing the courts, because courts are treated as temple of justice. You must be knowing, because that's why we address the court, the judges as lordships. It's very important. The protocol has to be maintained. लेकिन एक डिबेट बहुत चलती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है या पार्लियामेंट सुपीरियर है, आप क्या मानते हैं? Madam, definitely as per the Constitution of India, Supreme Court of India is supreme. There's no doubt about it. Because that is called power of judicial review. अगर कुछ भी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे आपको बताया, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकला या कुछ बिल like the government has tabled in the assembly or parliament and later on converted it into an act, then you are not satisfied with such kind of actions of the government, where will you go? You have to obviously come to the constitutional courts and challenge them. That is called power of judicial review. That cannot be taken off from the judiciary. That is the rule of law. It has been laid down by the Honorable Supreme Court of India in Keshwanand Bharti versus State of Kerala. It's a very renowned judgment where the Supreme Court has categorically held that the basic structure doctrine cannot be tinkered under any circumstances, which will also have our fundamental rights intact. And the power for the judicial review also has been upheld. So Parliament कुछ भी कर सकता है. There is no problem. As long as it is in best interest of the public, there is no harm. But ultimately, every law and bill and act executed by the parliament or state will eventually end up in the constitutional courts under challenge, and they are the main people who will decide whether that is in the interest of public or not. Like सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर है जो वो गवर्नमेंट अभी आप लीजिए CAA का चैलेंज हुआ एंड डिमोनेटाइजेशन का चैलेंज हुआ, एज वेल एज लाइक you have so many farmer laws, farm bills. तीनों farmer bills like they have been withdrawn by the government. Otherwise, Supreme Court Supreme Court has stayed it, in fact, because हर जगह पे like there were riots happening all over the country. So in the interest of public, always Supreme Court acts like that is the paramount importance for the Supreme Court. तो सर जैसा भी आपने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की, वो दिल्ली हब थी उस प्रोटेस्ट के लिए, लोग किसान यहाँ तक आए थे, तो दिल्ली पे ही बात करते हैं. PMLA केसेस के बारे में हमें बताइए, और अरविंद केजरीवाल कैसे इसमें इन्वॉल्व थे और क्या था वो केस? मैम देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, it's a fantastic act brought in by the अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन द ईयर 2002. उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, ये जो VIPs है, some vested interest people with their criminal bent of mind, they are committing lot of scheduled offences. Scheduled offences as per the PMLA Act are something like extortion, kidnapping, murder for gain, as well as cheating. ऐसा कोई भी crimes commit करके a person has earned lakhs and crores of rupees, and he is converting them conveniently into white money, and he is establishing educational charity houses, educational institutions, universities, hospitals. अच्छा काम करने की तरह सब कुछ दिखा रहा है, and he is passing on as a white collar person, whereas he is an offender. In such kind of circumstances, the enforcement directorate has been vested with superpowers, like they have sweeping powers wherein they can come and they can seize off everything, all the assets of this person, and they can seize them and confiscate them, and the government of India can take it back. So ऐसा act है. और इसमें like a lot of scamsters, the whomsoever has been allegedly have committed the scams like liquor scam, जैसा अरविंद केजरीवाल हुए, और कविता from तेलंगाना, BRS party from तेलंगाना,
all these people have been implicated and put in jail, and it is not that easy to get bail in PMLA acts because they are called special acts. इसमें twin conditions है कि to get a bail, that means the court has to satisfy the person who is accused. The court should be satisfied that at first place he has not committed the offense at all. How is it possible without conducting the entire trial? How can a court come to such conclusion? So that is the first challenge for the court. And second challenge is, if this person is, left on bail, he is enlarged on bail, then the second condition is this person should not commit further offenses. Yeah, right. That also no court can take guarantee, because often we hear like lot of people like murderers, they have been enlarged on bail, they come and kill the complainant or de facto complainant, or rape accused have come and killed the rape victim. ऐसा हर जगह चलता रहता है, तो no court can take that guarantee. That's why very rarely they give bail. The lower courts and high courts, they stay away from giving the bail. सर तो ऐसे कुछ लॉ हैं क्या कि जैसा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर किसी कैदी ने या किसी अक्यूज ने अपने प्रॉब्लम्स या अपने जो उसके अंदर जो गलतियां थी उसने वो कोर्ट को या जजेस को ये फील करवा दिया कि मैं सुधर चुका हूँ, हाँ जी, बिल्कुल, इस बेसिस पे उसे छोड़ा जा सकता है? जी मैम, देखिए, lot of criminals, what happens, like after they commit certain crimes, they plead guilty, means like हाँ मानते आते ही मान जाते हैं कि जज साहब मुझे सज़ा दे दो. इन सच काइंड ऑफ केसेस जज साहब देख के अगर बड़ा क्राइम है, अगर उनको लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, ही कैन नॉट गो फॉर एन अपील इन सच काइंड ऑफ केसेस. तो और एल्स इफ एक बार उनका ट्रायल के बाद सज़ा हुआ and he is behaving well in the jail, then he is always he can get some kind of remission from the state or some kind of concession or decreasing the sentence from the higher constitutional courts, from the high court or supreme court. Such kind of things can always happen because the Indian criminal jurisprudence, the law of the criminal law is based on reformation. अगर पर्सन सुधर जाना चाह रहा है, सुधर रहा है, तो opportunity should be provided to him. There's nothing wrong. So that should be a good policy. सर लेकिन बिल्किस बानो केस की अगर हम बात करें, गुजरात दंगों में जो ये केस हुआ था, उसमें जितने भी लोग गए थे जेल में, उन्हें छोड़ दिया गया, इवन बहुत सम्मान के साथ फिर उनका वेलकम भी हुआ. हाँ जी, वो ऐसा हुआ ना मैडम, वो एक्चुअली दे हैव टेकन अ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने फ्रॉड किया सुप्रीम कोर्ट के साथ. तो लेटर ऑन द सेम सुप्रीम एंड द बिल्किस बानो जो विक्टिम थी, शी हैज फाइल्ड अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 बिकॉज उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ. शी कुड नॉट गेट राइट टू जस्टिस, and also lot of public interest litigations have come up to the Supreme Court, and Supreme Court have clubbed up all those batch petitions and finally decided that this order was played upon by fraud. Therefore they have set aside it, they have recalled that order, and they have immediately directed all those accused to surrender before the authorities, and they have been sent back to the jail. And later on they have filed lot of petitions for some kind of concessions or something, but it was not entertained. All those petitions were dismissed, all those SLPs were dismissed because they have played fraud with the court. Whenever somebody plays fraud with the court, as I have already told you, it becomes perjury as well as criminal contempt also. That's why the Supreme Court has a very strict stand when it comes to such kind of heinous crimes like perjury or criminal contempt. And as आपने पूछा था कि ये जो criminal contempt of courts act है, the title of my book I have written, I have named it as a toothless tiger. Our courts in India becoming a toothless tiger. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी if we encounter a tiger in our life, if you have gone to some place, some park or something, national park, and suddenly a tiger comes in front of you, आप डर जाओगे. जी बिल्कुल. अगर उसका टाइगर के कोई दांत ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डॉग एंड अ टाइगर. सो एज सिंपल एज दैट. सो कोर्ट्स के पास ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, इट विल एक्ट लाइक अ टीथ टू देम. जो भी ऑर्डर्स वो पास कर रहे हैं, द पीपल शुड हैव फियर एंड शुड इम्प्लीमेंट एंड ओबे देम. अदरवाइज इट विल बिकम लाइक यूजलेस फॉर द कोर्ट्स. कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया, आई डोंट केयर. तो सर हमारे कन्वर्सेशन का एक शिफ्ट लाते हैं उसमें, और मैं चाहती हूँ कि आप मकोका के बारे में बताएं और लॉरेंस बिश्नोई कैसे कनेक्टेड है इस. देखिए मैडम, जो हीनियस क्राइम्स जो करते हैं, जैसे डेकॉइटीज और एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स फॉर गेन, और चाहे वो गैंग रेप्स हो, जो ऐसे क्रिमिनल्स को विदाउट बेल अंदर रखने के लिए काफ़ी सारे एक्ट्स हैं.
जिनमें से एक मकोका एक्ट है विच इज़ कॉल्ड महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट. दिस वॉज एनेक्टेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन देयर असेंबली, बट दिस वॉज बोरोड बाय द दिल्ली पुलिस एज वेल. एंड जो भी हाई नेट वर्थ क्रिमिनल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट ये मकोका इम्पोज करा जाता है, इन्वोक करा जाता है, सो दे विल बी इन जेल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years और मिनिमम 5 years ऑल्सो. एक्सटेंड कराया जाता है उसके बाद एवरी ईयर और एवरी 1 or 2 years, एंड ही विल नॉट कम आउट ऑफ जेल एंड ही विल बी ट्राइड एंड ultimately he will be convicted. So he cannot come out and again commit such kind of crimes. So that's why it's very serious जो एक्ट है. तो ये बेल प्रिवेंट करने के लिए पहले हाँ जी, इसी मकसद से ये मकोका इन्वोक करा जाता है. एंड लॉरेंस बिश्नोई इज नाउ लॉज्ड इन गुजरात जेल. वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है. अब दिल्ली में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, कहीं और राजस्थान में भी वो वांटेड है, वहाँ पे भी आई थिंक या इट्स बीजेपी गवर्नमेंट. लेकिन even the BJP government being in all these 3 states also is not able to secure his presence in other cases. तो इतना टफ एंड स्ट्रिंजेंट एक्ट है वो, उनको वो प्रिजन से बाहर तक लेके आ नहीं सकते. सो सच डिफिकल्ट इट इज. हाँ जी, जो मुझे आया कि ये मकोका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसे बोरो किया दिल्ली पुलिस ने. हाँ जी. लेकिन फिर ये अगर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के जेल में बंद है तो ये मकोका एक्ट उस पर लग रहा है. हाँ, लगा हुआ है. दिल्ली, जब वो दिल्ली में था, दिल्ली में क्राइम कमिट करा था, यहाँ पे मकोका लगा हुआ है. उसके बाद वो गुजरात में कुछ क्राइम्स कमिट करा तो उनको साबरमती जेल लेके जाया गया. लेकिन अब दूसरे पुलिस वाले जो बाकी के, दिल्ली पुलिस ऑल्सो वांट्स हिम फॉर इंट्रोगेशन. एंड इवन द राजस्थान पुलिस में अभी रिसेंटली एक सीनियर IPS ऑफिसर था जो NM दिनेश करके, एंड ही वॉज अपॉइंटेड टू ओवरलुक, ही इज एन एडिशनल DGP रैंक ऑफिसर. He has been appointed to overlook the Lawrence Bishnoi's case, and he is very senior IPS officer. You will be shocked to hear that he was himself in jail for 7 years. Yes, in some kind of fake encounter case, he was himself in jail for 7 years. उन्होंने काफ़ी tough time काटी है जेल में, and he came out and he was reinstated, and now he is overlooking this Lawrence Bishnoi case. So Makoka is a very stringent act. And what about and what about NSA and UAPA? ये एंटी टेररिस्ट एक्ट है, लाइक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये लगा अमृतपाल सिंह के ऊपर. एंड ही इज़ लाइक अ रेबेल और वट एवर, ही इज़ फाइटिंग फॉर सेपरेट कंट्री ऑफ खालिस्तान. एंड अब वो डिब्रूगढ़ जेल असम में बंद है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन वेयर आर पीपल गेटिंग. इंडिया में ऑलमोस्ट देर आर more than 1,300 jails in the country. And 10 lakh prisoners are languishing in the jails. Right. So now now this Amritpal Singh is in Dibrugarh jail, and उनके ऊपर NSA लगाया गया, and next, and also he has the extension होते जा रहा है हर साल. He will be tried and he will be convicted. There is no doubt about it. So और जब UAPA की बात करते हैं, earlier पोटा एंड टाडा नाम के एक्ट्स थे जो अटल बिहारी वाजपेयी टाइम के गवर्नमेंट्स के जो एक्ट्स थे, later on they have been repealed, and UAPA has been given more strength. अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. इसमें भी वही मकसद है कि टेररिस्ट को बेल ना मिले. 4-5 साल जैसे भी टेररिस्ट मिलता है अथॉरिटीज़ को, दे विल इन्वोक UAPA एंड दे विल पुट हिम बिहाइंड बार्स, एंड द ट्रायल विल टेक प्लेस, एंड ही विल नॉट गेट बेल फॉर 4 or 5 years. ट्रायल खत्म हो जाती है एंड ही विल बी कन्विक्टेड. एज सिंपल एज दैट. सर, तो अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में कह लीजिए इंडिया है कि वो जवाबी कार्रवाई अपने करे जा रही है. तो अगर जो टेररिस्ट पकड़े जाएं तो उनका इनकाउंटर करना सही है या उन्हें जेल में बंद करना फिलहाल के लिए सही? देखिए मैम, ऐसा है ना, द रूल ऑफ लॉ इज इंडियन जो क्रिमिनल लॉ है, आवर्स इज ऑफ रिफॉर्मेटरी नेचर, एंड लाइक पर्सन शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी. वी आर नॉट लाइक तालिबान वेयर जहाँ जो उनके खिलाफ जो आदमी करने वाला मिल गया, ऑन द स्पॉट दे विल कम एंड शूट that person point blank. That is the instant justice. That does not happen in India. Okay, there is rule of law, there are courts, and the person has to be given an ample opportunity. ये चलता है. लेकिन sometimes there will be tremendous public outrage. Yeah, right. There will be lot of pressure on the ruling governments, whether it is union government or the state government. So under such circumstances, there might be forced to take some kind of steps. और some kind of encounters can also happen. It can be अगर वो जो आगे वाला उसको भी पता है अगर वो मिल जाएगा, he will be shown hell for throughout his life. तो वो तो यही चाहेगा कि मैं तो यहाँ पे 2 लोगों को मारूं या यहीं पे मर जाऊं.
So he will commit such kind of thing. Either he will try to run away or he'll attack the officers. चाहे वो आर्मी हो ऑफिसर्स हो या पुलिस ऑफिसर्स हो, immediately they will also have to file retaliate filing, and then he will be encountered. So it all depends on the situation and circumstances. ओके, लाइक ये कुछ ऐसे लॉ हैं कि अगर इनकाउंटर टेररिस्ट का इनकाउंटर हो जाते हैं तो इस वजह से कुछ फेस, अगर वो भाग रहा है तो या इनके ऊपर अटैक कर रहा है या भाग जा रहा है तो दे विल बी फोर्स्ड टू शूट हिम ना. सेल्फ डिफेंस में तो वो सेल्फ डिफेंस में डेफिनेटली दे कैन शूट हिम. एंड normally for normal criminals and all, they do not usually do such kind of shooting and all, but there will be some heinous criminals like some kind of gangsters or some kind of terrorists or Maoists. Such kind of heinous criminals will be there, so they will not allow the officers to take them into custody. So such kind of rare circumstances they'll be forced to encounter them. ओके, सो लाइक सर जो कसाब को जब पकड़ा गया इंडिया में, बहुत सालों तक उनकी वो जजमेंट वो इसलिए कि उनको इन्वेस्टिगेट कर, कुछ अब सारे लोग तो मर ही गए, बड़ा मुश्किल से एक पकड़ा गया, तो ये तो प्रूव करना था कि पाकिस्तान इसके पीछे है. तो दैट इज द रीजन अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैड टू टेक प्लेस एंड प्रॉपर ट्रायल हैज टेकन प्लेस. So we should congratulate our country for giving him even such kind of criminal an ample opportunity. उनको एक वकील दिया गया, उनके बाद उनका भी सुनाया गया, उसके बाद उनको कन्विक्ट कराया गया, then a death sentence was imposed. And उन्होंने भी सारा जो रेमेडीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, even he has exhausted all those remedies by filing a SLP or filing a mercy petition with the President of India, Honorable President of India. So such kind of things. So everybody has got the right to defend themselves ना. तो लाइक इस सिचुएशन में अगर टेररिस्ट के पास या किसी भी अक्यूज के पास उसके खुद के लॉयर नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट, डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट विल, द कोर्ट्स विल प्रोवाइड देम. थैंक यू सो मच सर. आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ जानने मिला हमें लॉ के बारे में, और जो स्पेशल एक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने बहुत एक्सप्लेन करके हमें बताया हर चीज़ों को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर. ओके, थैंक यू.